अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट को डिस्कस किया था। हम लोगों ने जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद हमने एसआई यूनिट में भी जो है वो उसकी वैल्यू निकाली थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन। आज हम जो है वो जनरल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। अच्छा देखें, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस की बात करें तो जनरल गैस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। इसी तरह से हम जो है वो मॉलिक्यूलर मैसेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। इसी तरह से देखें तो लास्ट में हम जो है वो मैसेज को जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन हम डेंसिटी में देखेंगे, मोलेकुलर मैस में देखेंगे और मैसेज को जो है वो इनकी कैलकुलेशन में जो है वो इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो अगर हम देखें तो हम इसके लिए जो है वो जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जनरल गैस इक्वेशन। तो बेटा अगर हम जनरल गैस इक्वेशन की बात करें तो हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन की थी, हमारे पास किसके इक्वल होती है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो जो जनरल गैस इक्वेशन है ये किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अब ज़रा देखें तो यहाँ पर एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, अब हमें पता है कि ये नंबर ऑफ मोल जो है वो किसके इक्वल होते हैं। हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर्स में जो है वो ये फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स में देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमारे पास इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। ठीक है, अब ज़रा देखें तो ये आपके पास पोज कर लेते हैं जी, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आई है दैट इज़ मैस ओवर मोलर मैस, इसको हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करके देखते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगी जी, पी वी इज़ इक्वल टू, अब ज़रा देखें तो n की जगह पर क्या आएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो आपने यहाँ पर देखिए, जो आपके पास कितनी आई थी जी, मैस ओवर मोलर मैस के इक्वल थी। ठीक है, वहाँ पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी जी मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, आर टी, पी वी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस आर टी। ठीक है, अब ज़रा देखें बेटा तो यहाँ पर क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि ये जो मेरे पास मोलर मैस है इसको मैं मल्टीप्लाई करवा के ले जाता हूँ इस वाली साइड पर, और जो वॉल्यूम है मैं उसको यहाँ पर क्या करवा देता हूँ, डिवाइड करवा देता हूँ। तो बिल्कुल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करूँगा जी, यहाँ पर हम करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास हो जाएगा जी पी एम इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर चला गया और मैस इधर आके, मोलर मैस इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, आर टी। ठीक है, अब ज़रा देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो मैस ओवर वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो मैस ओवर वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर हम देखें मैस ओवर वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास जो मैस ओवर वॉल्यूम है ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, डेंसिटी के। तो मैस ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैस ओवर वॉल्यूम की जगह पर मैं डेंसिटी की वैल्यू जो है वो पुट कर सकता हूँ। तो करके देखते हैं जी, पी एम इज़ इक्वल टू डी आर टी, पी एम इज़ इक्वल टू डी आर टी। अब ज़रा यहाँ से देखें तो आपके पास डेंसिटी बीच में आ गई है। क्या आप डेंसिटी को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेंसिटी को इधर रहने दें, अगर आप डेंसिटी को एक साइड पे रहने देते हैं
तो जो आपके पास आर टी है ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, ठीक है। अच्छा बेटा ये हमारे पास आ गया जी डेंसिटी। इस तरह से हम किसी गैस की जो डेंसिटी है उसको जो है वो कैलकुलेट, इस फॉर्मूला के थ्रू हम किसी गैस की डेंसिटी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। P यहाँ पर प्रेशर है, M कैपिटल M जो है यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, R हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है और T हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास टेम्परेचर। अच्छा तो ये हमारे पास आ जाएगी जी डेंसिटी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा देखिए अब कुछ रिलेशनशिप्स हैं पेपर में एमसीक्यूज में आ सकते हैं, वो आप लोगों ने ज़रा देखने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डेंसिटी में और प्रेशर में कौन सा रिलेशनशिप होता है, तो डेंसिटी में और प्रेशर में कौन सा रिलेशनशिप होता है, डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डेंसिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रेशर। तो डेंसिटी का अगर आप प्रेशर के साथ रिलेशनशिप देखें तो कौन से वाला होता है, डायरेक्ट होता है। क्यों होता है, देखिए आप जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से जो हमारे पास डेंसिटी होगी ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से प्रेशर कम करने से मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो वी कैन से दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दैट ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर। इसी तरह से देखें तो अगर मैं आपको पेपर में एमसीक्यूज दे देता हूँ कि डेंसिटी में और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशनशिप होता है, तो डेंसिटी में और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से द गैस मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो एट दैट टाइम जो हमारे पास डेंसिटी होगी ये क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारे पास कम हो जाएगी। अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अवे मूव कर जाएंगे जिसकी वजह से जो डेंसिटी है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखें तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो इसकी थी वो तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मैसेज। तो मॉलिक्यूलर मैसेज की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ये भी आप लोगों ने ज़रा देखना है। तो अब सेकंड देखने लगे हैं जी मॉलिक्यूलर मैसेज। तो मॉलिक्यूलर मैसेज की कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं बेटा, कैसे करते हैं हम इसी के थ्रू करेंगे, ज़रा आपने ध्यान से देखना है जी इसको। अब देखें आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, ये आपने एक फार्मूला बना लिया है डेंसिटी को कैलकुलेट करने का। क्या यहाँ से ही जो है वो मैं मॉलिक्यूलर मास जो है ये फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूँ तो इधर से देखें आर और टी इधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा जी डी आर टी, डी आर टी। इसी तरह से आप देखें तो जो प्रेशर है वो इधर आके क्या हो जाएगा, वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो आपके पास मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल आएगा, डी आर टी ओवर पी। तो इस तरह से आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से भी जो रिलेशनशिप है वो आप निकाल सकते हैं। आप लोगों ने एक्स्ट्रा से अपनी बुक के ऊपर ज़रा लिख लेना है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या हमने फाइंड आउट करना है, हमने मैसेज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैसेज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बेटा, ये तो मोलेकुलर मैसेज थे, ठीक है। तो हमें कहता है जी कैलकुलेट करवाएं हम किसी मैथ, हमारे पास हमने मैथ जो है वो कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मैथ्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, हम इस को यूज़ करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर फॉर्म इसकी लेके आए थे जनरल गैस इक्वेशन की, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है, अब हमने फाइंड आउट करनी है जी मैसेज। क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने मैसेज फाइंड आउट करने हैं। तो ज़रा देखें जी मैसेज के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं।
जी मैसेज के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ज़रा देखें आपके पास क्या होगा जी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला कौन से वाला है कि पी एम इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम आर टी। तो क्या आप यहाँ पर जो है वो मैस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर हमें क्या करवाना पड़ेगी, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगी। तो ज़रा देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास जो मैस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैस विल बी इक्वल टू प्रेशर, मॉलिक्यूलर मैस और वॉल्यूम, और आर जो है वो आपके पास आर और टी मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हम मैसेज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मैस को अगर हम इधर रखते हैं तो वॉल्यूम इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर और टी इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के मैसेज को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और मॉलिक्यूलर मैसेज को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, और मैसेज को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आप लोगों ने एक्स्ट्रा से लिख लेना है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी के बारे में, मॉलिक्यूलर मैसेज के बारे में और मैसेज की कैलकुलेशन के बारे में। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एवोगैड्रोस लॉ। अभी हम जो है वो एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता है, बड़ा इजी सा लॉ है, इजी सी डेफिनेशन है इसकी कि इक्वल वॉल्यूम of all the gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बात को हम एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, जरा देखिए बेटा, अगर आपके पास जो टेम्परेचर है, अगर जो हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास अगर हम टेम्परेचर कितना रख लेते हैं, टेम्परेचर हम रख लेते हैं जी 273 केल्विन। ठीक है, और जो प्रेशर है, प्रेशर हम कितना रख लेते हैं, प्रेशर हम रख लेते हैं जी 180 m। STP के ऊपर हम ये कर रहे हैं जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। और नंबर ऑफ मोल्स हम कितने रख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम रख लेते हैं 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स हम कितने रख लेते हैं, 1 मोल रख लेते हैं। तो जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके पास आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने आएंगे, वो हमारे पास आएंगे जी 6.1 मोल है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। तो आपके पास यहाँ पर वो क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम इक्वल रखना है। ठीक है, वॉल्यूम आपने क्या करना है, इक्वल रखना है। हमारे पास मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.414। ठीक है, अगर आप इसी को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आप टेम्परेचर भी सेम रखेंगे और प्रेशर भी सब गैसेस के लिए क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, इक्वल आएंगे। इस बात को मज़ीद हम जो है वो क्लैरिफाई करते हैं आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ज़रा देखें बेटा, मेरे पास गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो इसका यहाँ पर हम मैस कितना ले लेते हैं जी, 2 ग्राम। ठीक है, और
O2 है तो इसका एक का 16 और दूसरे का हम कितना ले लेते हैं जी, चलें 32 ग्राम ले लेते हैं। और N2 एक का 14 और दो का हम कितना ले लेते हैं, चलो जी हम ले लेते हैं 28 ग्राम, ताकि हमारे पास मोल 1 आ सके। और CH4 इसका हम ले लेते हैं 16 ग्राम। अब देखें आपके पास डिफरेंट गैसेज हैं और डिफरेंट उनके मैसेज हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें तो अगर आप इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देखते हैं, ठीक है, इसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन H2 का 2 होता है, तो 2/2, तो यहाँ पर मोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे 1 मोल। कितने मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल। इसी तरह से इसके भी आपके पास कितने मोल्स आ जाएंगे, इसके भी आपके पास मोल्स आ जाएंगे 1 मोल। और नाइट्रोजन के भी आपके पास कितने आ जाएंगे, 1 मोल। और आपके पास CH4 के भी कितने मोल्स आ जाएंगे, इसके भी आपके पास आ जाएंगे 1 मोल। अब ज़रा देखें बेटा, इसके हमारे पास 1 मोल आ गए हैं, तो 1 मोल आया है, तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कितना होगा। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोगों ने जो है वो मोलर वॉल्यूम डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी हमने कुछ इस तरह की एग्जांपल्स की थी। तो 1 मोल है तो मोलर वॉल्यूम आपके पास कितना होगा, मोलर वॉल्यूम आपके पास होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से इसका भी कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ये इसके लिए आपने कंडीशन क्या रखी है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आप ये वाला काम जो है वो कर रहे हैं। अब इसी तरह से देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। तो molecules यहाँ पर आपके पास कितने आएंगे, molecules हमारे पास आ जाएंगे जी 1 मोल था ना, तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसी तरह से इसके लिए भी सेम मॉलिक्यूल्स, इसके लिए भी सेम मॉलिक्यूल्स और इसके लिए भी सेम मॉलिक्यूल। तो आप ज़रा देखें, दोबारा से देखें, अपनी डेफिनेशन को और ईजी बनाते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of molecules। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखें बेटा, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन 1 डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करने हैं। ये आपके पास गैसेस हैं 4, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और मीथेन है, ठीक है। इनके आपने यहाँ पर तो आपने कितने डेसीमीटर क्यूब के लिए फाइंड आउट किए हैं मॉलिक्यूल्स, आपने यहाँ पर 22.414 डेसीमीटर क्यूब के लिए किए हैं। अब हमने कितने के लिए करने हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये आप लोगों ने ज़रा अलहदा से करके देख लेना है कि अगर आपके पास बेटा वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता, अगर आपके पास वॉल्यूम कितना था 22.414 डेसीमीटर क्यूब था, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अगर वॉल्यूम इतना हो तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आपके पास आ रहे थे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं इतने के लिए फाइंड आउट नहीं करना चाह रहा, मैं कितने के लिए फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए करना चाह रहा हूँ। तो अब 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए बेटा क्या करेंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए अब देखें, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, अगर मैं इसको किधर लेके जाता हूँ, यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो ये आपके पास कितना बचेगा जी, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब के लिहाज से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो वो कितने आ जाएंगे जी, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 और डिवाइड आके कर देंगे आप किसको 22.414 के साथ आप इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेशन खुद करनी है। अगर आप 22.414 डेसीमीटर क्यूब के लिए देखें तो मॉलिक्यूल्स इतने हैं, अगर 1 के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जब आप डिवाइड करवाएंगे, कैलकुलेशन करवाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा जी 0.268 मल्टीप्लाई 10⁻23 0.268 मल्टीप्लाई 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखें
कि अगर मैं जो है वो एक डिजिट इधर लेके जाता हूँ तो मुझे एक डिजिट इधर से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब ज़रा देखें तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 2.68 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। आंसर कितना आ जाएगा, 2.68 ये आप एक डिजिट इधर लेके गए हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 22। तो 2.68 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे किसके लिए, 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए। तो 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए आपके पास जो वॉल्यूम आए हैं वो, जो मॉलिक्यूल्स आए हैं वो कितने आए हैं, 2.68 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 22। अब ज़रा देखें बेटा, तो आपने जो है वो मैसेज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आपने मैसेज फाइंड आउट करने हैं, हाइड्रोजन के लिहाज से आपने हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है, या फिर आपने जो है वो ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप हाइड्रोजन का जो है वो मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या फिर आप ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप हाइड्रोजन के 22.414 डेसीमीटर क्यूब का मैस जो है वो फाइंड आउट नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप कितने का करना चाह रहे हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब का करना चाह रहे हैं। तो ज़रा देखें, अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब का जो है वो के लिहाज से मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं जी, अगर आपके पास वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो आपके पास इस हाइड्रोजन का मैस कितना होगा, कितना होगा, 2 होगा। तो हमने ये बात किया है कि अगर आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास वॉल्यूम होता है, तो आपके पास मैस कितना होगा, आपके पास जो मैस है वो कितना होगा, 2 ग्राम होगा। कितना मैस होगा आपके पास, 2 ग्राम होगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब के लिहाज से जो है वो आप मैस फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखो इतना वॉल्यूम था तो मैस इतना था। अगर इसको 1 के लिए आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 22.414 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड बाई 22.414। तो आप 2 को जो है वो डिवाइड करवा देंगे 22.414 से, तो आपने ये डिवाइड करवा के देखना है जी, ये आपके पास ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो 0.0899 आ जाएगा। ये आप लोगों ने बेटा कैलकुलेशन खुद करवानी है, ये कितना आएगा जी, 0.0899 ग्राम। तो इतना आपके पास आ जाएगा मैस फॉर 1 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से अगर मैं आपको ऑक्सीजन का दूं कि ऑक्सीजन के 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए निकालें, ये तो आपके पास 32 तो इतने के लिए है। अगर मैं कहता हूँ जी 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए निकालें तो क्या करेंगे, ठीक है। ये आपने निकाला था जी हाइड्रोजन का मैस फॉर 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आप निकालने जा रहे हैं ऑक्सीजन का मैस फॉर 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने पहले हाइड्रोजन का निकाल लिया है, अब आपने ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर तो आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता तो आपके पास इसका मैस कितना होना था, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होना था। कितना होना था, 32 ग्राम होना था। लेकिन आप कितने के लिए निकालना चाह रहे हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो इस 32 को आप कितने से डिवाइड करवा देंगे, कितने से करवाएंगे जी, 22.414 से। तो आप 22.414 से जब डिवाइड करवा के देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास, आपने इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है, ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा जी 1.4386 या 7 के राउंड बाउंड ये आ जाएगा। ये आप लोगों ने जो है वो खुद करवा के देखना है। ऑलमोस्ट ये आएगा जी 1.4384 के राउंड बाउंड आ जाएगा ग्राम्स में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करवानी है, ठीक है। मेथड आपने ये याद रखना है, कैलकुलेशन आप लोगों ने जो है वो खुद करवा के देखनी है। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 1.4384 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। ये एक एमसीक्यूज़ भी आप लोगों ने याद रखना है, उसको बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जितना भी डायामीटर होता है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो उस डायामीटर का 300 होता है, ठीक है। 300 टाइम जो है वो डिस्टेंस होता है। जितना भी किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का डायामीटर है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो उसका क्या होगा,
300 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये एक MCQ था, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। बाकी आप लोगों ने इस चैप्टर को जो है वो ज़रा, इस टॉपिक को ज़रा अच्छे से जो है वो देखना है। और जो एक्स्ट्रा से मैंने चीज़ें आप लोगों को करवाई हैं, ये जैसे आपके पास 1.4384 ग्राम आया, ये कैसे आया, ये वाली वैल्यू कैसे आती है, या ये वाली वैल्यू कैसे आती है, तो ये आप लोगों ने ज़रा नोट कर लेनी है। अच्छा, ये था हमारा टॉपिक। अब ज़रा देखते हैं कि आज के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज़्यादा दफ़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूव दैट D इज़ इक्वल टू PM/RT। तो इसका प्रूव वो आपसे पूछ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसी तरह से वो इस तरह से कह सकता है जी, प्रूव करें कि मॉलिक्यूलर मैसेज जो हैं वो DRT/P के इक्वल होते हैं, या इसको प्रूव करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और जो एवोगैड्रो ला है, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो MCQs हैं, MCQs के लिहाज से भी ये आ सकते हैं। तो इसको बेटा आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है।